हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय हिंद। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आपके पास पहले मैं जो क्वेश्चन भेज चुका हूं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के शॉर्ट आंसर भेज चुका हूं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले मैं भेज चुका हूं। आज मैं भेज रहा हूं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और भेज रहा हूं आपके पास में, और इनको आपने लिख लेना है और याद करना है। लिख लेना अभी आपने अच्छी तरह से इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास ही अपने आप पहुंच जाए भेजने से बिना ही। और मैं जो है इस पर चैनल पर सारे के सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स सारे चैप्टर में भेज रहा हूँ। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करना, लाइक करना और अच्छे से इसको लिख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो सोशल साइंस का है, सोशल साइंस हिस्ट्री का 10th क्लास का टॉपिक है ये। सोशल साइंस हिस्ट्री में 10th क्लास में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन और एक्सप्लेन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। कहने का यह है कि बस जर्मन जो यूनिफिकेशन हुआ था उसका प्रोसेस किस प्रकार से हुआ, वो मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था, तो उसको अभी आप लिख लो। मैं समझा रहा हूँ आपको जर्नल यूनिफिकेशन का, ठीक है नहीं? तो इसमें क्या है, सबसे पहले द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विच वाज कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल एट 18 मई 1848 was the first major step towards the unification of German state। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो बनी थी वो कन्वेंट किया था सेंट पॉल के अंदर। पहला स्टेप था 18 मई को 1848 को जर्मन यूनिफिकेशन का। वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप था, ठीक है, यूनिफिकेशन की तरफ। जर्मन स्टेट ओटो वन बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया का ओटो वन बिस्मार्क जो था उसने इस प्रोसेस को कैरिड आउट किया था, यूनिफिकेशन को, विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। इसको पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा इसको क्या किया था, यूनिफिकेशन का प्रोसेस किया था। तो आपको पता लग गया कि भाई जो ओटो वन बिस्मार्क है चीफ मिनिस्टर वो पर्शिया कैरिड आउट प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है नहीं? अब आगे है द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ जर्मनी आफ्टर 1848। आफ्टर 1848 के बाद में जो जर्मनी का प्रोसेस बना था जर्मनी का, वो इस प्रकार से है। द लिबरल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशन बिल्डिंग वर रिप्रेजेंटेड बाय द मोनार्की and big landlords of Persia from then on. Persia took the initiative to unify Germany। तो जो लिबरल इंस्टीट्यूट था नेशनल बिल्डिंग के लिए रिप्रेस्ड बाय द मोनार्की के द्वारा रिप्रेस्ट किए गए थे, एंड बिग लैंडलॉर्ड थे उसमें मिले हुए थे पर्शिया के, फ्रॉम देन उसके लिए, और पर्शिया टुक द इनिशिएटिव, और पर्शिया जो स्टेट था उसने जर्मनी यूनिफिकेशन को एक करने का इनिशिएटिव लिया था। देयर वर वाइड स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग अमोंग मिडिल क्लास जर्मन। जो मिडिल क्लास जर्मन थे उनके अंदर जो है बहुत तगड़ी वाइड स्प्रेड जो नेशनल फीलिंग थी वो फैल गई थी, हैं। हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन। जिसने 1848 में ट्राइड किया था यूनाइट में डिफरेंट रीजन में जो ट्राइड किया था उसको डिफरेंट रीजन को एक करने के लिए कोशिश किया था। ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू द नेशन स्टेट। जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर, नेटो स्टेट के अंदर, ठीक है नहीं? ठीक है। अब आगे है नंबर 3 है ये। बिस्मार्क वाज कन्विंस्ड दैट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड बी ओनली अचीव्ड बाय द प्रिंस नॉट बाय द कॉमन पीपल। दो बिस्मार्क जो उसको ये विश्वास था, वो कह रहा था, उसका कहना था कि भाई जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो केवल हो सकता है किसके द्वारा, प्रिंसेस के द्वारा, मतलब राज्यों के द्वारा, राज्यों के जो थे उन्होंने, नोट बाय द कॉमन पेपर के द्वारा नहीं हो सकता है, ये राज्य के द्वारा हो सकता है। ही वांटेड टू अचीव इज एम बाय
मर्जिंग पर्शिया इनटू जर्मनी। वो जो है वो चाहता था कि अपना उद्देश्य है कि एम इज बाय मर्जिंग पर्शिया जो है उसको जर्मनी के अंदर मर्ज करना चाहता था। इन 1867 बिस्मार्क बिकेम द चांसलर ऑफ द नॉर्थ कॉन्फेडरेशन। और 1867 में जो है बिस्मार्क जो है उसका कॉन्फेडरेशन का चांसलर बन गया था। ठीक है नहीं। अब क्या होता है आगे देखो, एक एक पॉइंट करके मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। आज आपको आराम से दिखाई दे देगा, या अक्षर भी मोटे दिखाई दे रहे हैं आज आपको। ठीक है नहीं। बिस्मार्क्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू यूनिफाई जर्मनी। बिस्मार्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जर्मनी यूनिफाई था, एंड वाज अकम्प्लीड बाय 3 वार्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस विच वर फोर्ट इन ए ब्रीफ पीरियड ऑफ 7 ईयर। और ये जो था अकम्प्लीट 3 वार उसने लड़े थे। 3 वार लड़ करके जो है ओटोमन बिस्मार्क ने 3 वार लड़े थे, जिसके साथ में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस थे। उनके साथ में 7 साल के अंदर 3 वार लड़े थे। दीज वार्स वर एंडेड विद द विक्टोरी ऑफ पर्शिया। और ये वार थे वो पर्शिया के ये ख़त्म हुए थे पर्शिया की विक्टोरी के साथ में, विच हेल्प्ड द कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। और ये उस समय पूरा का पूरा जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। और क्या हुआ आगे, ऑन 18 जनवरी 1871 इन रॉयल प्लेस ऑफ वर्साइल्स द किंग ऑफ पर्शिया केसर विलियम I वाज क्राउडेड एज द जर्मन एम्पायर। और 18 जनवरी 1871 को जो रॉयल पैलेस महल में, वर्साइल के महल में किंग ऑफ पर्शिया जो था केसर था विलियम I, वो उसको ताज पहनाया गया जर्मन एम्पायर का। इट सिम्बोलाइज्ड द बर्थ ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। और ये हो गया एक यूनाइटेड जर्मनी। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो आप इसको लिख सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटोरीज रूल्ड बाय हिम। तो जो है नेपोलियन ने किस प्रकार से जो इफेक्टिव सिस्टम चेंज किया था, उसमें उसका क्या क्या सुधार किए थे, इसके बारे में इसको आपने लिखना है। ठीक है। अगला और इसमें और है एक क्वेश्चन, मतलब और या आप ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से आया है, एक्सप्लेन एनी 5 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इन द रीजन अंडर द हिज कंट्रोल। जो नेपोलियन के अंदर कंट्रोल में जो है 5 जो रिफॉर्म्स थे वो उनके बारे में आपने लिखना है। ठीक है। तो अब जो है आंसर है इसका नेपोलियन इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग चेंजेस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द एरिया रूल्ड बाई। फॉलोइंग किया गया, जैसे ही एस्टेब्लिश्ड द सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड। उसने जो सिविल कोड जो है 1804 जो एस्टेब्लिश किया वो जाना गया एज ए नेपोलियन कोड के रूप में जाना गया उसको, आल्सो नोन एज द नेपोलियन कोड। ठीक है। नेपोलियन कोड के रूप में जाना गया वो। दिस डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये सारा का सारा वाक्य किसके आधार पर प्रिविलेज दिए, बेस्ड ऑन बर्थ के आधार पर। ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने इक्वलिटी बिफोर लॉ को एस्टेब्लिश कर दिया और सिक्योर कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी का। ठीक है। अगला है ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिवीजन। और उसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड किया। तीसरा है ही अबोलिश्ड द फेडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज। आपको पता है कि उन किसानों के जो सर्फडम जो था वो फेडरल सिस्टम जो था सारा बंद कर दिया उसने, और मनोरियल ड्यूज थे वो बंद कर दिया। मैंने आपको सारा समझा रखा है। फेडरल सिस्टम क्या है, जहाँ पर भाई राजा हो गया, सामंत हो गया, उसके नीचे दूसरे सामंत हो गए, सब कुछ अर्च हो गए, इनको टैक्स देना होता था। और सर्फडम सिस्टम क्या था, जो किसान जो है एक लैंडलॉर्ड होता था, उसके अधीन जो है ज़मीन लेकर के वो काम करते थे और उसका किराया देते थे। ये था सर्फडम सिस्टम। ठीक है नहीं। और मैनुअल ड्यूज थे, क्या है, उनके किराए वगैरह जो होते थे, ड्यूज और टैक्स वगैरह लगाते थे, मैनुअल ड्यूज था। ठीक है नहीं। अगला है 4 जो है इन टाउन
गिल्ड सिस्टम वर रिमूव, और जो गिल्ड सिस्टम था टाउन में, जो फैक्ट्रियों में जो मजदूरों के ऊपर गिल्ड रखे जाते थे, वो सिस्टम भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था नेपोलियन ने। अगला है ड्यू टू द अबू मेजर्स पीजेंट्स आर्टिसन बिजनेसमैन एंड वर्कर्स इंजॉयड ए न्यू फाउंड फ्रीडम, और इसके कारण जो है अबू मेजर सिस्टम के कारण जो था बिजनेसमैन वर्कर और उन्होंने क्या है जो नई स्वतंत्रता का इंजॉय किया, उन्होंने स्वतंत्रता लिया उन्होंने। बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, मतलब सबके लिए एक कानून, कॉमन करेंसी कर दी थी, कई एक करेंसी को मिला करके 2 करेंसी बना दिया गया था। एंड स्टैंडर्डाइज वेट बना कर दिया था, सबका जो एक वेट था, पहले अलग अलग जगहों में अलग अलग वेट होता था, तो नेपोलियन ने एक स्टैंडर्डाइज वेट बना दिया था। एंड मेजर्स वुड फैसिलिटेट मूवमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन रीजन, तो इस प्रकार से इनको कर दिया गया था। तो ये था आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगला है क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड नेपोलियन कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। ठीक है नहीं, चलो ये तो मैंने बता दिया, नेपोलियन कोड तो आपको लिखवा दिया है। तो अभी जो है आपने क्वेश्चन नंबर है इसको, ये क्वेश्चन नंबर जो था 6, इसको जो है आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है। ठीक है नहीं, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है क्योंकि नेपोलियन कोड दोबारा आ रहा था, मैं लिखा दिया पहले ही आपको नेपोलियन कोड, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो आप, हाउ डिड ब्रिटेन केम इनटू एक्सिस्टेंस इन ए नेशन स्टेट, एक्सप्लेन। तो मैंने आपको जर्मनी का पहले बता दिया था और अभी ब्रिटेन का बता रहा हूँ, और उसके बाद इटली का बता दूंगा। तो इनको अच्छी तरह से आप समझ लेना, अच्छी तरह से इनको लिख लेना क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो ब्रिटेन किस प्रकार से जो है मर्ज हुआ था ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैंने अच्छी तरह आपको उसमें पढ़ाते समय पूरा पढ़ा दिया है। देखो ये है ब्रिटेन बिकेम ए नेशन स्टेट इन द फॉलोइंग वे, ब्रिटेन जो है इस प्रकार से नेशन स्टेट बना था। देखो इसको अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ, फिर समझा दूंगा। तो देखो क्या था कि बिफोर द 18th सेंचुरी देर वर डिफरेंट इथिक आइडेंटिटीज वर विद इट्स ओन कल्चर एंड पॉलिटिक्स विद इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर क्या थी, भिन्न भिन्न जो उनकी इथनिक आइडेंटिटी थी, उनका जो मतलब सामाजिक पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी पहचान थी उनकी अलग अलग एक डिफरेंट थी। विद इट्स ओन कल्चर, उनका कल्चर भी अलग अलग था इंग्लिश में, एंड पॉलिटिक्स भी अलग थी उनकी इंग्लिश वालों की। ठीक है नहीं, तो वेल्स स्कॉट एंड आयरिश, ध्यान दे लो, वेल्स स्कॉट एंड आयरिश एज द इंग्लिश नेशन ग्रीव ए वेल्थ एंड पावर। अब ये जो था वेल्स स्कॉट एंड आयरिश एज द इंग्लिश नेशन, क्या हुआ, ये जो इंग्लिश नेशन था ये ग्रीव द वेल्थ एंड पावर, ये वेल्थ और पावर में आया। इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर आइलैंड नेशन आल्सो इंक्रीज, और इसका प्रभाव जो था उस आइलैंड के ऊपर दूसरों के ऊपर बढ़ गया, क्योंकि ये वेल्थ में आ गया, धनी हो गया, पैसे वाला हो गया। ठीक है, एज द इंग्लिश जो थे ये जो क्या है वेल्स स्कॉट और आयरिश जो थे इंग्लिश नेशन में, ये क्या है पैसे वाले हो गए, इंग्लिश नेशन पैसे वाले हो गया, और इनका क्या है इन्फ्लुएंस बढ़ गया दूसरों के ऊपर। अब जब इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो इन्होंने किस प्रकार से उनको अपने पास मिलाया। जैसे इंग्लिश तो थे, इंग्लिश कल्चर था वो क्या है काफ़ी क्या हो गया, इनसे ज़्यादा वेल्स स्कॉट और आयरिश से ज़्यादा हो गया, पैसे में ज़्यादा धनी हो गया समझो। ठीक है नहीं, इनके पास पैसा ज़्यादा आ गया। ठीक है नहीं, और मनी, तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, फिर द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड टेकन द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने राजा से, मोनार्की से सारी पावर अपने आप में ले ली थी 1688 में, 1688 में उसने सारी पावर जो है राजा से छीन ली थी। इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट इन बिल्डिंग द नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन विद इंग्लैंड एट इन सेंटर। अब जो है ये जो चीज़ थी पार्लियामेंट से ले ली थी इंग्लिश पार्लियामेंट ने, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये बना नेशन स्टेट बनाने में, बिल्डिंग का काम किया, बिल्ड बनाया उसने ब्रिटेन का विद इंग्लैंड इन द इट्स सेंटर, और इसका सेंटर बना इंग्लैंड जो है इसका सेंटर बना। ठीक है नहीं, जो
ब्रिटिश नेशन का। ठीक है, अब क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वाज एस्टेब्लिश्ड थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब जो है एक संधि हो गई यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जो है ब्रिटेन ये एस्टेब्लिश हो गया थ्रू एक संधि, एक एक्ट के थ्रू जो है इन्होंने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला लिया, स्कॉटलैंड को मिला लिया इंग्लैंड में। स्कॉटलैंड इवेंचुअली गॉट सप्रेस्ड बाय द इंग्लिश पॉलिटिकली एंड कल्चरली। अब जो है स्कॉटलैंड था वो जो है उसको दबाया गया पॉलिटिकल रूप से और कल्चरल रूप से अंग्रेजी के द्वारा, इंग्लिश के द्वारा उन्होंने दबाया गया उसको। ठीक है, इंग्लिश जो कल्चर थे अंग्रेज थे उनके द्वारा इनको दबा दिया गया स्कॉटलैंड को, ठीक है, स्कॉट वालों को। और फिर बाद में क्या आयरलैंड में मिल गया। आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1800। अब आयरलैंड को मिला लिया इन्होंने यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि पहले तो स्कॉट और इनको मिलाया था उन्होंने, और उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या हुआ, वेल्स स्कॉट आयरिश को मिलाया था। फिर जो है स्कॉटलैंड वालों को इन्होंने ज़बरदस्ती अपने सप्रेस कर लिया और पॉलिटिकल रूप से दबा करके उसको मिला लिया गया। और उसके बाद में आयरलैंड वाज फोर्सबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम। और जो आयरलैंड था उसको ज़बरदस्ती फोर्सबली मिलाया गया यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज एमरेज्ड विद द डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। अब न्यू ब्रिटिश नेशन तो एमरेज्ड हो गया और उसके अंदर क्या था, डोमिनेट किसके था, डोमिनेंस किसका था, जो प्रभुत्व किसका था, इंग्लिश कल्चर का था। तो इस प्रकार से जो है ब्रिटेन का बन गया, इसमें कोई लड़ाई दंगे नहीं हुए, धीरे धीरे अपने आम उससे बन गया। ठीक है नहीं, बाकी आपको जर्मनी में तो पता है युद्ध लड़ने पड़े थे, लेकिन इसमें कोई युद्ध लड़ने नहीं पड़े। ठीक है, अब अगला है व्हाट वर द मेजर प्रपोजल ऑफ द वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस के मेजर प्रपोजल क्या थे, अगला क्वेश्चन है आपका, वियना कांग्रेस के मेजर प्रपोजल क्या थे, या इस प्रकार से आ सकता है, डिस्क्राइब द इन ब्रीफ एनी 4 फीचर्स ऑफ द वियना ट्रीटी ऑफ 1815। या जो है इसके आप 4 तो बताओ जो वियना ट्रीटी के अंदर डिस्क्राइब किया था, 4 फीचर्स ऑफ वियना ट्रीटी 1815 में जो वियना ट्रीटी हुई थी उसका। दूसरे प्रकार से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना। में कुल मिला के ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में आपने लिखना है, राइट एनी 3 पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपने ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में इसमें लिखना है। तो अब आगे आता है, देखो अभी क्या आ रहा है, आंसर इसी का है, द 4 मेजर प्रपोजल फीचर्स ऑफ द वियना कांग्रेस वर। मेजर फीचर क्या थे वियना कांग्रेस के, नंबर 1 पहला है, द बोरबोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोजिट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन was restored to power and France lost the territory it had exist। जो क्या है बोरबन डायनेस्टी थी, जो कि विच हैड बीन डिपोजिट ड्यूरिंग द फ्रेंच, जो फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बोरबन जो राजा था, डायनेस्टी वंश था, वो क्या ख़त्म हो गया था, लेकिन उसको दोबारा से पावर में लाया गया। कब लाया गया, वाज रिस्टोर्ड द पावर एंड फ्रांस लोस्ट द टेरिटोरीज इट हैड अनेक्स्ड। और इसको क्या है 1815 में दोबारा से इसको पावर में लाया गया और फ्रांस जो है टेरिटोरी लोस्ट आ गया था और उनके ऊपर इसको शासन किया गया, बैठाया गया इसको बोरबन डायनेस्टी को। ठीक है ना, बोरबन उसको दोबारा से पावर में लाया गया था। और क्या है, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और एक जो फ्रांस की बाउंड्री के साथ साथ में, फ्रांस की बाउंड्री के साथ साथ में क्या है, एक कुछ एक स्टेट से स्थापित कर दी गई, ताकि जो फ्रांस जो है अपने आगे जो है अपने उसको नेशन को आगे ना बढ़ाए, अपनी सीमा को आगे ना बढ़ाए फ्यूचर में। ठीक है नहीं, दस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडिड टू पिडमेंट इन द साउथ। तो इस प्रकार से जो किंगडम जो था नीदरलैंड था, इंक्लूड बेल्जियम, ये तो क्या नॉर्थ में सेट किया गया, और इसके अलावा जो पिडमेंट था इसको साउथ में सेट किया गया। ठीक है, पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटोरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। जो पर्शिया था उसको नई टेरिटोरीज दी गई इसके वेस्टर्न फ्रंटियर के ऊपर। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, जबकि ऑस्ट्रिया को जो नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया।
द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन की थी, दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, और जो नेपोलियन सेट की थी उनको किसी प्रकार का छुआ नहीं गया, वो ऐसे की ऐसे छोड़ दी। अब जो ब्रिटेन का देख लिया आपने, और जो है मैं कर रहा हूँ अभी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। अब जो है मैं इटली का यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कर रहा हूँ अभी इसी में। और जो देख लेना इटली का किस प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ है। मैंने आपको बताया था इटली जो है 7 भागों में बटा हुआ था, जिसके अंदर जो है सबसे पहले कौन था, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जूसेफ मजनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के जो एक करने में जूसेफ मजनी का सबसे अहम रोल था, ये मैं आपको पढ़ाया था, अच्छी तरह पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप जो है क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आप क्वेश्चन आराम से लिख लेना इसको, ठीक है। ये आता है द प्रोसेस और वेरियस स्टेजेज इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वर एज फॉलो। जो प्रोसेस था या वेरियस स्टेज था वो इस प्रकार से था इटली का यूनिफिकेशन करने में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रेगमेंट ऑफ इटली। इटली का पॉलिटिकल फ्रेगमेंट क्या था देखते बताता हूँ मैं आपको। इटली हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंट। हिस्ट्री जो अपने इटली के जो विखंडन हुए थे, जो टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, उसकी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फ्रेगमेंट क्या था, राजनीतिक विघटन। राजनीतिक जो विघटन था, राजनीतिक जो खंडन था, टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, मतलब राजनीतिक कोई कहीं पर था कोई कहीं पर था। ये जो है एज ए लॉन्ग हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसका फ्रेगमेंट का। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली क्या है 7 स्टेट में डिवाइडेड था ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में इटली जो है 7 स्टेट में डिवाइड था। ऑफ दिस 7 स्टेट ओनली सर्डानिया पिडमेंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। और 7 स्टेट में जो था केवल सर्डानिया पिडमेंट हाउस जो था उसके ऊपर ही जो है प्रिंसली हाउस से शासन करता था, बाकी सब जो बाहर से थे, ठीक है नहीं। इटालियन प्रिंसली हाउस एट दैट टाइम नॉर्थ ऑफ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग। और उस समय जो है नॉर्थ ऑफ इटली थी वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर में थी। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द नॉर्दर्न रीजन वर रूल्ड बाय द बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। जो सेंट्रल एरिया था वो रूल किया जा रहा था किसके द्वारा, पोप के द्वारा। और सदर्न रीजन वर रूल्ड बाय द बोर्बन किंग ऑफ स्पेन। और बाकी जो था बोर्बन किंग ऑफ स्पेन के द्वारा वो किया जा रहा था। अब आता है रोल ऑफ जूसेफ मजनी। रोल ऑफ जूसेफ मजनी ड्यूरिंग 1830s जूसेफ मजनी हैड ट्राइड टू यूनाइट इटली। रोल ऑफ जूसेफ मजनी मतलब है ड्यूरिंग 1830 जूसेफ मजनी हैड ट्राइड टू यूनाइट इटली। 1830 के अंदर जूसेफ मजनी जो है उसने इटली को एक करने की कोशिश की थी। ही फॉर्म्ड द सेक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। उसने जो सेक्रेट सोसाइटी बनाई थी और उनको कहते थे यंग इटली, ठीक है नहीं। बट बोथ द अपराइजिंग 1831 एंड 1848 फेल। लेकिन दोनों के दोनों स्कीम जो है उसकी 1831 और 1848 में जो थी वो फेल हो गई, ठीक है नहीं। अब क्या हुआ, इवन द रूलिंग एलाइट्स, जो रूलिंग शासक थे, आल्सो वांटेड ए यूनाइटेड इटली विच वुड ऑफर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। जो रूलिंग शासक थे वो सभी चाहते थे कि भाई इटली को जो है ना एक कर दिया जाए, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस में फ़ायदा हो और इस प्रकार से इसका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी नहीं आ रहा है, सब छोटे छोटे हो गए, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से रोल ऑफ केवर। अब रोल ऑफ केवर का क्या रोल है। द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज ए रिजल्ट ऑफ मनी वार्स। ये क्या है, इसका परिणाम है बहुत से युद्ध करके, ठीक है नहीं। वे कई वार किए गए। चीफ मिनिस्टर केवर मेड ए टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, जो चीफ अलायंस विद द फ्रांस। अब जो चीफ मिनिस्टर केवर था उसने बहुत ही फ्रांस के साथ में टैक्टफुल डिप्लोमेटिक, बहुत टैक्टफुल मतलब बहुत ही सोची समझी जो डिप्लोमेटिक राजनीतिक कूटनीतिक किया और फ्रांस के साथ समझौता कर लिया उसने। एंड सर्डिनिया पिडमेंट सक्सीडेड इन द डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स। और ये क्या है, फ्रांस की सहायता से सर्डिया पिडमेंट था ये सफल हो गया डिफाइटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स 1859 में। 1859 में जो ऑस्ट्रियन फोर्स थी उनको हराने में सक्सेस हो गया ये। रोल ऑफ गैरीबल्डी।
अब इसमें गैरिबल्डी का क्या रोल था? ए लार्ज नंबर ऑफ आर्मर्ड वॉलेंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबल्डी ज्वाइंड द यूनिफिकेशन मूवमेंट। ए लार्ज नंबर ऑफ जो आर्मर्ड वॉलेंटियर्स थे अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ गैरिबल्डी के, उन्होंने क्या है, एक यूनिफिकेशन मूवमेंट को आंदोलन को ज्वाइन किया, ठीक है नहीं। इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलिसीज। उन्होंने मार्च किया साउथ इटली में और किंगडम ऑफ टू सिलिसीज में, सक्सीडेड टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। और उन्होंने सफल हो गए जो लोकल पीपल के माध्यम से स्पेनिश रूल में। इन द 1861 विक्टर अबलोन टू वाज प्रोक्लेम्ड द एज ए किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और इस प्रकार से वो जो अबलोन टू था प्रोक्लेम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम का, वो बन गया यहाँ का क्या, शासक बन गया और इटली जो है एक हो गई। इस प्रकार से इटली देखो ये है अभी एक क्वेश्चन जो है, हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, ये क्वेश्चन था अभी, तो क्वेश्चन लिख लो अभी आराम से, इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, अगला है वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस द क्रिएट सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमोंग्स द फ्रेंच पीपल आर। जो वेरियस जो थी फ्रेंच पीपल के अंदर जो सेंस ऑफ कलेक्टिव थी वो इस प्रकार से थी। द आइडिया ऑफ ला पैत्री, द फादरलैंड एंड लीस्ट रीजन का आइडिया लाया गया, ला पैत्री का आइडिया लाया गया। वर इंट्रोड्यूस विच यूनिफाइड पीपल बाय गिविंग दैम इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। और लोगों को इक्वल राइट दिए गए और संविधान के अंदर लाया गया। द फ्रेंच टेरिकुलर्स वाज चूजन एज द न्यू फ्लैग इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉर्मर रॉयल। और जो नया फ्लैग लाया गया, जो फॉर्मल रॉयल था उसकी अपेक्षा एक और नया एक ट्री कलर वाला फ्लैग लाया गया। ठीक है, सिटीजन्स वर अलाउड टू इलेक्ट मेंबर ऑफ द स्टेट जनरल। सिटीजन को जो अलाउ किया गया कि मेंबर ऑफ स्टेट जनरल को चुनने के लिए, विच वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली। बाद में उसका नाम बदल दिया गया नेशनल असेंबली। ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन ए प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन द स्टेट टेरिटोरी। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया और सभी जो के लिए कानून बराबर किया गया और इसकी टेरिटोरी के अंदर। ठीक है, अगला है लास्ट है ये इसका, The uniform system of weight and measures was introduced and it was followed by the abolition of custom duties and dues। जो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर कस्टम ड्यूटी और इसको अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, तो मैं इसको आराम से इधर रख रहा हूँ। आराम से आप लोग जैसे इसको जिसको नहीं लिखा है तो आराम से इसको अभी ऐसे धीरे धीरे करके और इसको पोज करके आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ। अब जो है आराम से इसको आप पोज करके लिख सकते हो। ठीक है ना, अब इसको क्वेश्चनों को आप आराम से इस प्रकार से सही देख करके इसको पोज करके इसको आराम से आप लोग लिख सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, लिख लेना है और इनको समझा दिया है मैंने अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चन मैं भेज दिया हूँ इस चैप्टर के, इनको आप लिख लेना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।